अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर बायोलॉजी होम्योस्टेसिस के बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को। याद रहे इस पूरे चैप्टर के तमाम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं 19 लेक्चर की शक्ल में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है जिसमें हम एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो आपको कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट कोर्स के तमाम लेक्चर्स देखने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। उसमें मुकम्मल कोर्स, मुकम्मल की पॉइंट्स के साथ आपको कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले एमसीक्यू है अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबलाइजिंग वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड टू द चेंजिंग कंडीशन कोल्ड। वो कौन सा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल जिसके ज़रिए जो है वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्टेबिलिटी इख्तियार करता है, जबकि माहौल में जो भी तब्दीली होती है लेकिन वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। उस प्रोसेस का नाम बताएं। ऑप्शन ए होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल रिदम। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक आंसर दें, फिर मैं आपको जवाब दूंगा 30 सेकंड के अंदर अंदर। कोई भी एमसीक्यू होगा मैं 30 सेकंड रीड करूंगा और उसके बाद फ़ौरन आंसर दे दूंगा। तो ये डेफिनेशन हमारे पास पहले ही लेक्चर नंबर 1 की थी, होम्योस्टेसिस, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है विच डज नॉट maintain a stable homeostatic condition, rather it intensify the change that is happening to the body। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता बल्कि क्या कर देता है, जो भी तब्दीली आ रही होती है उस तब्दीली को मजीद बढ़ा देता है। ऑप्शन ए नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी फीडबैक सिस्टम एंड ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। वो कौन सा प्रोसेस होता है जो किसी भी तब्दीली को मज़ीद बढ़ा देता है, इसको स्टेबल करने के बजाय उस प्रोसेस का नाम आपने बताना है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की हमने एग्जाम्पल को डिटेल में पढ़ा था पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल में, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो मज़ीद किसी भी तब्दीली को ये मज़ीद बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन which actively extract sodium chloride and calcium from external medium and excrete hydrogen or basic bicarbonate from acid base balance in the body fluid are। भाई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के पास जो गिल्स और स्किन में स्पेशल सेल होता है उनका नाम बता दो। खत्म। ग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आइनोसाइट्स और पोडोसाइट्स। हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है और आपने बताना है कोई एक ऑप्शन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है आइनोसाइट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी ल्यूकोपोइटिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोपोइटिन एंड ऑप्शन डी रेनिन। चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने कमेंट सेक्शन में एक एमसीक्यू का आंसर देना है। तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन होता है वो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल that are wrapped around blood capillaries that play an active role in preventing plasma protein from entering the urinary ultrafiltrate cord। भाई ग्लोमेरुलस के पास स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि उसकी कैपिलरीज के अराउंड लिपटे हुए होते हैं। उनका नाम बता दो, बहुत ही आसान। ऑप्शन ए एपिथेलियल सेल, पोडोसाइट सेल, ऑप्शन सी एंडोथेलियल सेल एंड डी नन ऑफ देम। ए बी सी डी। देखिए मैंने जो की पॉइंट्स बताए ना उन्हीं की पॉइंट्स आप देखिएगा, फाइनल में भी एमसीक्यू वहीं से बंद कराएंगे क्योंकि वो सारे मेन पॉइंट्स हर लेक्चर में हम की पॉइंट्स बना देते हैं, उन्हीं में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और अब तक अगर आप देख लें जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे हमारे की पॉइंट्स से ही आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अराउंड क्या होते हैं, रैप्ड अराउंड होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूब्यूल सिक्रीट आयन सच एज हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट
वाइल रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर कोल्ड। वो कौन सा ट्यूब्यूल है जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया को जो है वो सिक्रीट करता है और रीअब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट आयन को फिल्ट्रेट से? उस ट्यूब्यूल का नाम बताएं। ऑप्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, एंड ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनली। ए, बी, सी एंड डी। भाई ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात हो रही है और ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादातर किस में होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे कोई डिटेल ही नहीं है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात हो रही है तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादातर किस में होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि इसका आंसर है बी। Glomerular filtration rate is in proportional to the hydrostatic pressure exerted in glomerular wall. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के दरमियान और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है? देख लें, अब तक सारे पॉइंट्स हमारे जो है वो क्या आ रहे हैं? की पॉइंट्स से ही आ रहे हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल, हाई प्रोपोर्शनल। ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है, लेक्चर के साथ उन की पॉइंट्स के जवाबात भी आपने कमेंट सेक्शन में सही दिए हुए हैं, तो ये सारे एमसीक्यू वहीं से आ रहे हैं। इवन मैं आपको चैलेंज करता हूँ इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम चाहे वो एमडीकेट का हो या इंटर का बोर्ड का एग्जाम हो, इन्हीं की पॉइंट से सारे एमसीक्यू इंशाल्लाह आएंगे। तो हमने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेडुला। इनर मेडुला के अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बढ़ाने वाले कंपाउंड का नाम बताओ। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सल्फेट और ऑप्शन डी फॉस्फेट। ए, बी, सी, डी। ये टॉपिक बाकायदा आया है काउंटर करंट एक्सचेंज वाला जो टॉपिक था उसमें था। और आपको मालूम है कि मेडुला का जो इनर मेडुला का जो इन्वायरमेंट था उसको हाइपरटोनिक रखना ज़रूरी था, जिसके लिए सोडियम और क्लोराइड आइंस थे और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी बाकायदा जो है वो इनर मेडुला में आ जाता है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखे। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, यूरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये भी की पॉइंट में था। द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज नोन एज। भाई किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन की इरिटेशन की वजह से जो किडनी में इन्फ्लेमेशन होती है उस प्रोसेस उसको क्या कहते हैं? लिथोनेफ्राइटिस, एडिमा, सार्कोमा एंड केफेलाइटिस। ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, लिथोनेफ्राइटिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट बिकम्स हॉट और a person do strenuous physical activity that heat produce inside the body and raises body temperature above suitable limit, this condition is called। भाई अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए सूटेबल लिमिट से, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सोथर्मिया, ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया एंड ऑप्शन डी एंडोथर्मिया। ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो रेज बॉडी टेम्परेचर, तो करेक्ट आंसर इसका है हाइपरथर्मिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा एमसीक्यू सेशन मुकम्मल हुआ। जिन्होंने हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में तमाम लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे उनको इन एमसीक्यू बहुत ही आसान लगे होंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम एमसीक्यू हमारे हर लेक्चर के एंड में पूछे जाने वाले जो मेन की पॉइंट्स होते हैं उसी से रिलेटेड थे। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको बहुत आसान लगा होगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट। दोनों चैप्टर्स के भी लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।